हेलो एवरीबॉडी। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे मॉडर्न इंडिया के, जो कि आपके एलयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और शुरुआत करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एलयू अपडेट्स का एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। और इस पे जाके आप अपने लिए मिनिमम कॉस्ट्स पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का मटेरियल बोथ वीडियोस एंड पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया में आज हम देखेंगे नेहरू एरा। तो नेहरू एरा यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू से, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उसी दौरान वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जवाहरलाल नेहरू जब अपने प्राइम मिनिस्टर के शिप में थे तब उस टाइम वो कौन सा और एक कैबिनेट होल्ड कर रहे थे, तो उस टाइम वो फॉरेन मिनिस्टर थे। नेहरू एरा को हमने दो तरीक़ों से डिवाइड किया है। पहला, जब तक वो थे, और उसके बाद मतलब उनकी डेथ के बाद। जब तक वो थे तब तक कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। और फर्स्ट 3 इलेक्शंस जो हुए थे इंडिया में, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, उसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। मेजॉरिटी इसीलिए थी बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स उसका हिस्सा थे। और यहाँ से कांग्रेस, जैसे हमें पता है, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी। तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा भरोसा था एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि उस टाइम नई इस्टेब्लिश हुई थी, या अगर पहले से इस्टेब्लिश नहीं तो इतना उनका डोमिनेंस नहीं था। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस बहुत ही सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ आया था। वो हिंदू मुस्लिम या किसी भी कास्ट को लेकर उसकी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस एक बहुत ही सेक्युलर पार्टी थी। जैसे कि हमें पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं रिलीजन पे, कास्ट पे, बट कांग्रेस ऐसी नहीं थी। वो एक सेक्युलर पार्टी थी, उसके लिए हर रिलीजन हर कास्ट इक्वल थी। ये भी चीज़ एक लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी कांग्रेस को लेकर। एंड जैसे कि बताया, कांग्रेस डोमिनेटिंग पार्टी थी बिकॉज वो मेजॉरिटी में रही पहले 3 इलेक्शंस में। दूसरा जो फेज़ था वो उनकी डेथ के बाद में था, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में। एंड इस टाइम हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक लोअर वर्जन आ जाता है बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जैसा एक प्रोमिनेंट इंसान अब नहीं है। तो नेशनल लेवल पे कांग्रेस का 1967 का जो इलेक्शन था, जो नेक्स्ट इलेक्शन था, पहले 3 इलेक्शन के बाद में 1967 जो 4th जनरल इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस को बहुत कम सीट्स मिली थी। मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स जो कि मिनिस्टर्स थे पहले के पार्टी में, पहले के टेन्योर में जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, वो इस बार इलेक्ट ही नहीं हो पाए। सम ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने अपनी सीट लूज़ करी थी वर कामराज इन तमिलनाडु। कामराज जो हैं वो प्रेसिडेंट रहे थे कांग्रेस के। SK पाटिल महाराष्ट्र के, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल, एंड KB सहाय इन बिहार। दिस इलेक्शन वॉज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की एक नींव थी तीन टेन्योर्स की, वो ब्रेक हो रही थी क्योंकि कांग्रेस अब मेजॉरिटी में नहीं था। स्टेट में क्या हाल था? स्टेट में भी ऐसा ही हाल था। कांग्रेस ने लॉस्ट मेजॉरिटी इन 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में उसकी अब मेजॉरिटी नहीं रहती, वहाँ पे उसकी सरकार नहीं थी। और इन मद्रास नाउ तमिलनाडु DMK रीजनल पार्टी केम टू पावर। रीजनल लेवल पे भी जो है कई छोटी पार्टीज ग्रो कर रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस जो कि नेशनल लेवल पार्टी थी उसको लोग इतनी मान्यता अब नहीं दे पा रहे थे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक नया दौर शुरू होता है जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट का था। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब एक सरकार, जब एक पार्टी मेजॉरिटी अपनी नहीं प्रूव कर पाती है तो वो अन्य पार्टियों के साथ मिलती है और अपनी कोएलिशन फॉर्म करती है। उसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, ताकि उसकी मेजॉरिटी हो सके और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो यहाँ से शुरू होता है एक नया दौर कोएलिशन गवर्नमेंट का, जो कि अब आएगी पावर में।
चलिए कुछ MCQs देखते हैं। और मेजर ऑपोजिशन पार्टीज इस टाइम जो थी वो थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, जो कि ज्योति बासु एंड AK गोपालन इन 1964 इसका फॉर्मेशन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वैसे ही एक और पार्टी थी भारतीय जन संघ। दी भारतीय जन संघ was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. Its linkage, however, can be traced back to RSS and the Hindu Mahasabha before independence. तो ये दोनों जो एक पॉलिटिकल पार्टीज थी ये भी अब पावर में आ रही थी, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक पड़ रही थी। अब देखते हैं कुछ MCQs। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ऑप्शंस हैं A मोरारजी देसाई, B जवाहरलाल नेहरू, C लाल बहादुर शास्त्री एंड D के कामराज। तो ये स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी स्पीच के दौरान 1965 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद 1965 में उन्होंने अपनी एक पब्लिक स्पीच में जय जवान जय किसान का ये एक स्लोगन दुनिया को दिया। इसमें उनका यही मकसद था कि वो प्रमोट करें कि और इम्पोर्टेंस दिखाएं कि एक सोल्जर की और एक फार्मर की हमारे देश में क्या अहमियत है। दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड? 1952, 1947, 1959 एंड 1967। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 में हुए थे। इसके पहले इंट्रीम गवर्नमेंट जो थी वो रूल कर रही थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस? सो इसमें ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि हमने पढ़ा पहले 3 टेन्योर में कांग्रेस डोमिनेशन थी, उसका रीज़न जवाहरलाल नेहरू थे। In 1957, which party formed the government in Kerala? Options हैं कांग्रेस, सोशलिस्ट, CPI एंड जन संघ। इसका आंसर है C CPI, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने अपनी सरकार बनाई थी केरला में। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि ये जो छोटी पार्टीज़ थी अभी तक, CPI बहुत बड़ी पार्टी थी और जो ये भारत जन संघ पार्टीज़ थी ये सब जो है उस टाइम डोमिनेशन में आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया? 1952, 1950, 1948 एंड 1946। तो इसका आंसर है C 1948। आइडियोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियोलॉजी पर ही है। तो इसमें हम समझते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी। सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को पढ़ते हैं हम लोग। सो डेमोक्रेसी तो हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों का रूल होता है, और वहीं पे सोशलिज्म का मतलब होता है एक इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम जहाँ पे सोशल ओनरशिप होगी। मतलब सरकार के पास सारा पैसा, सारी ओनरशिप होगी। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेनली होगी, उसके अलावा कुछ परसेंट जो होगा वो गवर्नमेंट के पास में ओनरशिप होगी, चाहे वो लैंड हो चाहे वो मनी हो। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टी वॉन द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज द A कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, B भारतीय जनता पार्टी, C प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड D भारतीय जनसंघ। तो इसका आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बिकॉज उसी टाइम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है अपने एक ग्रोइंग फेज में थी, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी। बट सेकेंड लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट में बहुत डिफरेंस था, तो वो लार्जेस्ट कहना सही नहीं होगा, बट स्टिल लार्जेस्ट थी। इन डेमोक्रेसी पीपल यूज देयर पावर थ्रू, काफ़ी सिंपल है, इलेक्शंस होते हैं हमारे टेन्योर पे। जब टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारे इलेक्शंस होते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स पे, तो उससे हम अपनी डेमोक्रेसी प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शंस 52, 57 एंड 62 वर डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वेरी ऑब्वियस,
जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हमने फर्स्ट 3 जो इलेक्शंस थे कांग्रेस की डोमिनेशन में जीते थे. नेक्स्ट, which of one of the following is a state where Congress was not in power even after the huge victory in the first general elections? A. Odisha, B. मध्य प्रदेश, C. महाराष्ट्र एंड D. बिहार. इसका आंसर है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में बहुत बार प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया. 8 बार प्रेसिडेंट रूल लाया जा चुका है अभी तक, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से. तो प्रेसिडेंट्स रूल लाने का हमें जैसे पता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल्स का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था सरकार के द्वारा, क्योंकि आखिर में नाम वो प्रेसिडेंट्स रूल है बट गवर्नमेंट जो कि सेंटर की गवर्नमेंट है वही रूल करती है. तो उड़ीसा में ये एक डिससेटिस्फैक्शन था लोगों का. नाउ ये केस स्टडी है, इसको हम पढ़ते हैं. The roots of extraordinary success of Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. Congress was seen as an inheritor of national movement. Many leaders who were in the forefront of the struggle were now contesting elections as Congress leaders. The Congress was already a very well organized party, and by that time, other parties could even think of a strategy. The Congress had already started its campaign. By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. इससे related question है, when did the era of one party dominance usher in? Usher in मतलब begin. तो 1952 से, क्योंकि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 3 डायरेक्ट इलेक्शंस तक एक पार्टी का डोमिनेशन था. Next question, the nature of Congress had been during the era of one party dominance all inclusive, social coalition, ideological coalition, all exclusive. ऑल एक्सक्लूसिव है इसका आंसर, बिकॉज सारी जो भी उसकी पावर्स थी वो उसके अंदर थी, उसके पास में थी. और चाहे वो आइडियोलॉजिकल तौर पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हो, जो भी कांग्रेस कर रही थी वो अपने बिहाफ पे कर रही थी, उसका किसी और पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं था. द रूट्स ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस वॉज ड्यू टू legacy of freedom struggle, first of the block advantage, charismatic leadership, all of the above. तो कांग्रेस का सक्सेस होने का रीज़न क्या था? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे रीज़न थे, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि लेगेसी थी एक, कांग्रेस की वजह से ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो एक लेगेसी थी उनकी, उनके पास एडवांटेज था कि वो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी हैं. चरिस्मेटिक लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स की लीडरशिप थी, तो इसका आंसर है डी. हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जनरल इलेक्शन showed the dominance of Congress? First 3 general elections में कांग्रेस का डोमिनेशन था, 4th में जॉन कांग्रेस हार गई थी. Who was regarded as the maker of modern Karnataka? मॉडर्न कर्नाटका के मेकर का नाम दिया जाता है एस निजालिंगप्पा. ये जो थे ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे कर्नाटक के, क्योंकि इन्होंने कर्नाटक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत काम किया था. इन्होंने एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में, इंडस्ट्रीज़ के एस्पेक्ट में, ट्रांसपोर्टेशन के एस्पेक्ट में कर्नाटक को बहुत ऊपर ले गए थे. एंड इसीलिए उनको मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटक कहा जाता है, बिकॉज अभी जो हम कर्नाटक देखते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान इसमें इनका भी है, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट में काम किया. व्हेन एंड वेयर वॉज INC फाउंडेड? 1885 बॉम्बे में फॉर्म हुई थी. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ना हमको इन चारों में से इनकरेक्ट देखना है. In May 1964, PM Jawaharlal Nehru passed. This is correct. Second, K. Kamraj was the president at the time of Nehru's death. This is also correct. Third is Indira Gandhi came in succession after the Prime Minister Jawaharlal Nehru. No, Indira Gandhi did not come up. Lal Bahadur Shastri came up as the next Prime Minister after Jawaharlal Nehru. So, option C is incorrect. Match the name of the popular leader with their corresponding areas. तो पहले देखते हैं. SK पाटिल जो हैं वो बॉम्बे से हैं. S नागिलगापा जो हैं वो मैसूर से हैं. S राजीवा रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं. एंड अतुल्या घोष वेस्ट बंगाल से हैं. तो इसका आंसर हुआ बी. एम आई राइट? बी. 1 का C है, 2 का D है, 3 का A है एंड 4 का B है. तो इसका आंसर है B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स वर इंक्लूडेड इन द प्राइवी पर्स? सो प्राइवी पर्स जो है ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की चीज़ है, जब इंडिया में
ब्रिटिशर्स का रूल था, और ना कि ब्रिटिशर्स का, बट उस टाइम जो है हमें जैसे पता है कि रूलर्स का एक डोमिनेशन था, तो गवर्नमेंट जो है उनको कुछ अमाउंट देती थी अपना खर्चा चलाने के लिए, और उन इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, पर्स मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट था। तो इसमें ऑप्शंस पहले देखते हैं, आंसर खुद समझ में आएगा कि इकोनॉमिक याद रखिएगा कि वो लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये चीज़ थी। द रूलर्स फैमिली अलाउड टू रिटेन सर्टन प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो ये एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से रिलेटेड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो रिटेन करने देते थे। नेक्स्ट, दे वर गिवन अ ग्रांट इन हेरिडिटरी और गवर्नमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट का अलाउंस उनको मिलता था हमेशा। दे वर गिवन अ चांस टू डोमिनेट द डिसीजंस इन दैट एरिया, नो उनका कोई भी डिसीजन में लेना देना नहीं होता था, ब्रिटिशर्स ही सारे डिसीजंस लेती थी, सारे डिसीजंस बनाती थी। तो इसका आंसर है सी 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, हु फॉर्म द डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी। डीएमके का फुल फॉर्म पहले हम देखते हैं, डीएमके का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ा मुनेत्रेला कज़गम, ओके। इसके फाउंडर हैं नाटराजन अन्नादुराई, जो कि उनको पॉपुलरली अन्ना भी बोला जाता है, एंड काफ़ी प्रोमिनेंट तमिल पॉलिटिशियन है ये, जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट भी सर्व किया है, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु भी सर्व किया है। तो इनका फाउंडर माना जाता है डीएमके का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच।